अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम एक दूसरा आर्टिकल शुरू करते हैं, दैट इज सरफेस टेंशन। लफ्ज़ से पता चलता है टेंशन का मतलब है एक तो टेंशन जो हम लेते हैं और आप भी ले रहे होंगे कि भाई कोर्स पूरा नहीं हो रहा, कोर्स कब पूरा होगा, एंट्री टेस्ट कैसे होगी, क्या होगी, पास होंगे नहीं होंगे। दूसरा टेंशन का मतलब है फोर्स, खिंचाव। तो जो फोर्स सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हो उस फोर्स का नाम है सरफेस टेंशन। सिंपल डेफिनेशन हम ये बनाएंगे कि हेडिंग दे देते हैं सरफेस टेंशन। ये विजिबल हो रहा है? नहीं, सरफेस टेंशन। सिंपल डेफिनेशन, the tension produced on the surface of the liquid is called surface tension। ठीक है, ये एक सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन बन गई। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि there are attractive forces among the molecules of the liquid, and these attractive forces are responsible for various properties like viscosity, surface tension, vapor pressure, boiling point। तो इस फोर्सेस को समझने के लिए कंसीडर करते हैं हम एक कंटेनर, और उस कंटेनर में कोई लिक्विड पड़ा हुआ है और लिक्विड के देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेट अस कंसीडर दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज lying in the bulk of the liquid, body of the liquid। इसको डाउनवर्ड अट्रैक्शन है, अपवर्ड अट्रैक्शन है, लेफ्टवर्ड अट्रैक्शन है, राइटवर्ड अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल लिक्विड के बल्क में है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस, अगर इसको मैं यहां से यूं करके यूं लिखूं तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या हैं? फोर्सेस आर बैलेंस्ड। फोर्सेस बैलेंस्ड हैं इसके ऊपर। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है? जो लिक्विड के बल्क में है, लिक्विड की बॉडी के अंदर है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं अ मॉलिक्यूल विच इज लाइंग एट द टॉप, अ मॉलिक्यूल विच इज लाइंग एट द सरफेस। लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड फोर्सेस तो बैलेंस है, डाउनवर्ड फोर्स है। अब बताओ, इसको काउंटर करने के लिए कोई है ऊपर? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड। फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, फोर्सेस जब बैलेंस नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो याद रखो, फिजिक्स का एक बेसिक उसूल है कि जब फोर्सेस अनबैलेंस होंगी तो नेट फोर्स नॉन जीरो होगी, जब फोर्सेस बैलेंस होंगी तो नेट फोर्स जीरो होगी। तो यहां पर भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? नेट फोर्स होगा। अब नेट फोर्स कहां होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स एग्जिस्ट करेगी या जिस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर लेफ्टवर्ड फोर्स है 3 न्यूटन, राइटवर्ड फोर्स है 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स होगी वहां जहां 4 न्यूटन है। तो यहां पे लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड तो बैलेंस है, डाउनवर्ड को बैलेंस करने के लिए कोई ऊपर पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि देयर इज a net force, एक net force है, there is a net force in the downward direction
एक नेट फोर्स है कहां, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेवार है किसका, रेस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन का रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लिक्विड की सरफेस है, ये लिक्विड की सरफेस एक किस्म की स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, खिंची हुई मेम्ब्रेन, खिंची हुई झिल्ली, खिंची हुई लेयर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सरफेस ऑफ द लिक्विड, surface of the liquid behaves like a stretched membrane। अब ये मेम्ब्रेन बन गई, तो इस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं किसी गिवन लेंथ के ऊपर, ये सपोज ये लेंथ L है, ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी अगर उसको डिवाइड करोगे लेंथ के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन। तो जो इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, किसी गिवन लेंथ पे सरफेस की ये जो मेम्ब्रेन बन गई, इसको तोड़ने के लिए जितनी फोर्स लगाओगे वो उसके सरफेस टेंशन का मेजर होगा। या अगर हम ये एरिया निकाल लें, ये विड्थ ले लें इसकी, ठीक है, तो लेंथ इनटू विड्थ। अब इस एरिया को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी का भी नाम क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ और एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंटेशन जाहिर किया जाता है इसको किसके साथ, गामा के साथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, ठीक है। तो इसका फार्मूला अगर बनाएं हम, तो फार्मूला क्या बनेगा इसका फार्मूला सिंपल सा बन जाएगा, F अपॉन L, या एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब आप लोग परेशान हो जाएंगे कि एक ही चीज के दो फार्मूले, याद रखो एक ही चीज के दो फार्मूले होंगे तो वो न्यूमेरिकली या इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस दे आर सेम, डायमेंशनली ये सेम होंगे। आप एनर्जी की जगह एनर्जी का फार्मूला लिखो, एरिया की जगह एरिया का फार्मूला लिखो, तो बिल्कुल ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, यू विल गेट द सेम। और इसका यूनिट अगर हम निकालें तो इसका यूनिट क्या बनेगा, SI यूनिट इज, अब फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। और एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर। और ये यूनिट भी न्यूमेरिकली डायमेंशनली दे आर सेम, ठीक है, ये ध्यान में रहे, डायमेंशनली दे आर इक्वल। सही है। लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम CGS यूनिट या डेली लाइफ वाले यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन, या इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में इसका फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन, डराने वाली डाइन नहीं, ठीक, पर सेंटीमीटर, या इसका दूसरा जूल का अर्ग
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके यूनिट हो गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी टोकन टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं यहां से, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि भाई सरफेस टेंशन को किससे मेजर किया जाता है। सरफेस टेंशन को मेजर किया जाता है बाय टेंशियोमीटर और स्टैलेग्मोमीटर। ठीक है, टेंशियोमीटर या स्टैलेग्मोमीटर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे पहला जो फैक्टर है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखें, सरफेस टेंशन अराइज ही हो रही है किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अराइज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा रिलेशन होगा? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। तो सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? दूसरा फैक्टर है हमारे पास, फैक्टर नंबर 2 इज टेम्परेचर। मार्कर मजा नहीं कर रहा भाई, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छा करें, कलरफुल करें। टेम्परेचर, अब देखो याद रखो, टेम्परेचर हमेशा जब भी बढ़ाया जाएगा तो वो क्या करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्टर्ब करेगा। ये एक उसूल है, पैरामीटर है। तो जो भी क्वांटिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है, जो भी फिनोमेना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर से हमेशा उसका उल्टा रिलेशन होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि गर्म करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। और याद रखो, किसी कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंपाउंड में सरफेस टेंशन ज्यादा है, किस कंपाउंड में कम है, तो आप उसकी बॉन्डिंग चेक करो, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेक करो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आपको कोई एक कंपाउंड दिया जाए, चलें अभी एमसीक्यूज का मौका तो नहीं था, लेकिन एमसीक्यूज आ जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड गिव्स ग्रेटर सरफेस टेंशन। कौन सा लिक्विड ज्यादा सरफेस टेंशन देगा? हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास हो इथेनॉल, बी में हो हमारे पास हेप्टेन, सी में हमारे पास हो डाई इथाइल ईथर, और डी में हम कहेंगे ऑल गिव सेम।
तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या चेक करना पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हेप्टेन आपको पता है 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में चले जाएं तो ये हेप्टेन बन जाएगा यूं, ठीक है। डाईइथाइल ईथर C2H5O, C2H5 डाईइथाइल ईथर। इथेनॉल C2H5OH। तो हेक्सेन में समझ गए? ऐसा ना हो कि कोई बच्चा कहे कि सर आपने ब्यूटेन बना ली, हाइड्रोजन लगा होगा। अब किसका ज्यादा होगा? आप कहां जाओगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के पास जाओगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमें बताएगी कि यहां पर आखिर कौन सा फैसला होना है, क्या बातें होनी है। तो देखो, एक मैंने आपको ट्रिक बता देता हूं जो आगे भी काम आएगी, अभी तो काम आनी है। याद रखें, जहां भी ऑक्सीजन लगा हुआ हो हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन लगा हुआ हो हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन लगा हुआ हो हाइड्रोजन के साथ, जहां भी, कल वाले टॉपिक में भी ये पॉइंट आया था, तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? यू विल फाइंड HB। HB मीन्स हाय बेटा, नहीं, HB का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ग्रेटली, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ये। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गई बात? तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ फोर्सेस। अब एक अलग से मैं एक टॉपिक बनाऊंगा जिसमें लेक्चर आपको सारी फोर्सेस पे दे दूंगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गई, डायपोल इंड्यूस, ये सारी जो चीजें हैं। हालांकि ये हमारे पास टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको इस पे लेक्चर दूंगा। नेचर ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो किस्म की होती हैं, एक कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कहते हैं फोर्स अमंग सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? कोहेसिव फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ठीक है। और ये जो कोहेसिव फोर्स है, जैसे हमने हमारे पास कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स है, उस आपसी फोर्स का नाम कोहेसिव फोर्स है। ठीक है। दूसरी है हमारे पास एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स कहते हैं फोर्स अमंग या फोर्स डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी, उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। तो इसका मतलब ये वाली जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कोहेसिव फोर्स, और ये जो कंटेनर है और इस कंटेनर और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। ठीक है। हर लिक्विड में दोनों फोर्सेस होती हैं, एडहेसिव भी होती है, कोहेसिव भी होती है, लेकिन इनका प्रोपोर्शन, अगर इसकी एग्जांपल बनाना चाहें तो एग्जांपल फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसका एग्जांपल बनाना चाहें तो क्या बनेगा? फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड कंटेनर। तो हर लिक्विड के अंदर एडहेसिव फोर्स भी होती है, हर लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्स भी होती है।
ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं होता, इन दोनों का प्रोपोर्शन चेंज होता है, या कहीं कोहेसिव ज्यादा या कहीं एडहेसिव ज्यादा। तो इसको नोट करें, तो फिर आगे हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो हमने फोर्सेस पढ़ी, एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस मैंने आपको बताया कि उनका जो है प्रोपोर्शन वो सेम नहीं होता, वो चेंज होता है, कहीं एडहेसिव ज्यादा कहीं कोहेसिव ज्यादा। और इन्हीं फोर्सेस की वजह से क्या होता है, इन्हीं फोर्सेस की वजह से एक फिनोमेना या एक नेचर डेवलप होती है जिसे कहा जाता है वेटिंग फिनोमेना। ये आप हायर लेवल में जाएंगे तो इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये छोटी सी बातें हैं जो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेटिंग लिक्विड। वेट का मतलब गीला करना, इसकी ये हम कह सकते हैं कि अ लिक्विड that does not weight the container, या कोई दूसरी सरफेस को अगर ये वेट नहीं करता, गीला नहीं करता, तो उसे कहेंगे नहीं, बल्कि a liquid that weights does not, नहीं, that weights the container, उसे कहेंगे हम weighting liquid। तो अब आप देखें हमने कौन सी फोर्सेस पढ़ी, दो, एक मॉलिक्यूल्स के बीच में, दूसरा मॉलिक्यूल और कंटेनर के दरमियान। तो वेटिंग लिक्विड में क्या होगा, इन दिस लिक्विड एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है, कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, इसी वजह से वो लिक्विड सरफेस पे लगता है। जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, दीज आर वेटिंग लिक्विड्स। वेटिंग लिक्विड्स को जब आप ट्यूब में देखेंगे, टेस्ट ट्यूब में देखेंगे, तो वेटिंग लिक्विड आपको यूं किस्म की एक कर्व दिखाई देंगे, ठीक है। और ये सवाल आया हुआ है कि वेटिंग लिक्विड कौन सा कर्व बनाते हैं, तो ये कौन सा कर्व है, दिस कर्व इज डाउनवर्ड कर्व। ठीक है, और इस डाउनवर्ड कर्व का दूसरा नाम है कॉनकेव मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब क्या है, मेनिस्कस का मतलब है हाफ मून, चांद। तो ये चांद की तरह यूं दिखाई दे रहा है। और कॉनकेव, कॉनकेव आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। कॉनकेव क्या है, कॉनकेव का आप ये कहोगे थिकर, थिनर एट द मिडल, थिकर एट द एजेस। ये कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन है। कॉनकेव का मतलब है प्रेस्ड, दबाया हुआ। तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये लग रहा होगा इसको किसी ने ऊपर से नीचे प्रेस किया हुआ है। तो याद रखो जो भी वेटिंग लिक्विड होगा वो कौन सा मेनिस्कस बनाएगा, कॉनकेव मेनिस्कस या डाउनवर्ड कर्व। और मेनिस्कस का मतलब मैंने क्या बताया, मेनिस्कस का मतलब है हाफ मून और कॉनकेव का मतलब प्रेस्ड। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि वेटिंग लिक्विड के बाद दूसरा हमारे पास आता है नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड किसे कहते हैं, वो लिक्विड जो वेट ना करे, गीला ना करे। लिक्विड
दैट डज नॉट वेट, जो गीला नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वेटिंग, मींस चिपकेगा नहीं, लगेगा नहीं। अब फोर्सेस मैंने कितनी बताई थी, दो, एक लिक्विड की खुद के दरमियान, दूसरा लिक्विड और कंटेनर के दरमियान। अगर ये कंटेनर को नहीं लगेगा, सरफेस को नहीं लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके खुद के बीच वाली फोर्स ज्यादा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोहेसिव फोर्स is stronger than adhesive force। ठीक है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है किससे, एडहेसिव फोर्स से। एग्जाम्पल में हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल में मशहूर और मारूफ दुनिया का एग्जाम्पल है मरकरी। मरकरी आप हाथ में उठाओगे तो आपको हाथ में लगेगा नहीं, घूमता फिरता रहेगा, भागता रहेगा, ठीक है। और जब आप इसको देखोगे, ट्यूब में देखोगे, तो ट्यूब में आपको यूं दिखाई देगा। वेटिंग कौन सा कर्व बना रहा था, वेटिंग बना रहा था डाउनवर्ड कर्व। नॉन वेटिंग कौन सा कर्व बना रहा है, नॉन वेटिंग बना रहा है अपवर्ड। तो हम कह सकते हैं कि इट फॉर्म्स अपवर्ड कर्व। ये कौन सा कर्व बनाएगा, अपवर्ड कर्व। और इसका देखो, ये भी मून की तरह है, तो इसको मेनिस्कस कहेंगे। लेकिन ये मून, ये था दबा हुआ मून, ये दबा हुआ नहीं है, ये है उभरा हुआ, निकला हुआ, तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, तो देखें, कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है एडहेसिव फोर्स से, तो अपवर्ड कर्व बनेगा या कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। तो ये कौन से हैं, ये हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल में क्या आ जाता है, मरकरी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां एक टर्म है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब कहते हैं glass tube having very small opening या hole is known as capillary tube। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब हो, उसका बहुत ही छोटा सा बारीक सा उसमें एक होल हो, तो दैट इज कैपिलरी ट्यूब। उसे क्या कहेंगे हम, कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। जैसे ब्लड कैपिलरीज, वो भी एक फाइन लाइंस होती हैं। कैपिलरी ट्यूब पढ़ने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या है, कैपिलरी एक्शन है कि the rise and fall of a liquid in a capillary tube, the rise and fall of a liquid in a capillary tube is known as, क्या कहेंगे हम, capillary action। हाँ, अब अगर हम इस लिक्विड, इस ट्यूब को एक कंटेनर में डिप करें और उस कंटेनर में क्या हो, लिक्विड हो, अरे ये आप ये तो नहीं समझेंगे कि हमने इसको खून की कंटेनर में डिप कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये लिक्विड इसमें राइज करना शुरू करेगा, क्लाइंब अप करना शुरू करेगा। तो ये जो राइज अप या क्लाइंब अप है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। और ये कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आगे हम देखते हैं कि भाई
एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन क्या है। पहली एप्लीकेशन है ये कि अ फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड, अ फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल। क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस टेंशन करता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है क्या? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। और स्फीयर का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? बिल्कुल कम। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये कोई टैप है, टूटी है, ठीक है, ऐसी दिखती होगी, यहां से ये लिक्विड यूं निकल रहा है, ठीक है, ये फिर यूं होता जाएगा और एक जगह पे ये कंप्लीटली स्फेरिकल हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली स्फेरिकल है, किस वजह से है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। और क्या है? कैपिलरी एक्शन इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और क्या है? हम इंक का कतरा कॉटन के कपड़े पे या टिश्यू पेपर पे रखते हैं तो वो यूं फैल जाता है, तो इसे कहेंगे कि स्प्रेडिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन ब्लॉटिंग पेपर इज अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये किसकी वजह से है? सरफेस टेंशन की वजह से। एनिमल्स, नहीं ये गलत हो गया, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है, वो वॉक करते हैं, वॉक्स ऑन वाटर अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि उनका वजन इतना नहीं होता कि वो उस लेयर को तोड़ सके जो सरफेस टेंशन की वजह से बन जाती है। तो ये सारी एप्लीकेशंस किस वजह से हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। इसको नोट करें, आप देखें, फिर हम इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं। हाँ भाई देखें, ये कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं सरफेस टेंशन के, बड़े शानदार और जानदार किस्म के एमसीक्यूज हैं। सवाल नंबर 1, व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमिन्ड बाय। शेप कौन डिसाइड करेगा? सरफेस टेंशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी या टेम्परेचर? तो क्या जवाब होगा इसका? सरफेस टेंशन, ठीक है। और ये पढ़ा भी था हमने एप्लीकेशन। Number 2, raindrops are spherical in shape because of downward motion, surface tension, acceleration due to gravity, या downward motion 2 दफा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है। अगला सवाल देखें। The rise of a liquid in a capillary tube does not depend upon, किस पे डिपेंड नहीं करती? एंगल ऑफ कांटेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या रेडियस ऑफ कैपिलरी? किस पे डिपेंड नहीं करती? कांटेक्ट के एंगल पे भी डिपेंड करती है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, रेडियस पे भी डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका जवाब होगा ये। आगे देखें। Which of the following is not based on the principle of capillarity? Capillarity means capillary action. Capillary पे कौन सा capillary principle पे काम नहीं करता? Plowing of soil, ठीक है,
rise of oil in wick of lantern, soaking of ink by blotting paper जो मैंने आपको बताया था, spreading of ink on blotting paper, या floating of wood on eater surface. eater surface माना जिसके ऊपर वो फ्लो करे. तो इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा ये. ठीक है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती, फ्लोइंग ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करती है. आगे देखें. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इन ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स थ्रू स्ट्रॉ वी यूज द फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी. स्ट्रॉ से जो पीते हैं हम, ठीक है, रॉन्ग. स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सही है. गम इज यूज टू स्टिक टू सरफेसेस, दो सरफेसेस को चिपकाने के लिए गम यूज होता है, ठीक है. और इन दिस वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेशन, हाँ ये भी सही है. ऑयल राइजेस द विक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ये विक वाला भी हमने कहा. तो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग लगती है? ये स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग लगती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये. अगला देखो. वन एंड ऑफ अ टॉवल डिप्स इनटू अ बकेट फुल ऑफ वाटर and other hangs over the bucket. After some time, towel becomes fully wet. It happens because of. सिंपल सा सवाल है. एक ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे डेली लाइफ से रिलेटेड लेके डिजाइन किए मैंने. Viscosity of towel is high because of the capillary action of the cotton threads, because of gravitational force या because of evaporation of water. अब आप खुद ही बताएं इसका क्या जवाब होगा. हाँ जी, इसका जवाब होगा कैपिलरी एक्शन ऑफ द कॉटन थ्रेड्स. जो कॉटन में थ्रेड्स हैं वो कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं और उस पे लिक्विड यूं ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है. अगला सवाल देखो, ठीक है. सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ. सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड नहीं करता? टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाएगा. बी, नेचर ऑफ द लिक्विड, हर लिक्विड की अलग सरफेस टेंशन होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम. एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के एरिया पे डिपेंड करती है. इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड, इम्प्योरिटी ऐड करने से भी सरफेस टेंशन अफेक्ट होता है, ठीक है. When impurity is present, it affects the surface tension. क्या एरिया पे डिपेंड करता है? मीन्स हमने पानी को गिलास में रखा, उसी पानी को टब में रखा, तो क्या गिलास की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी या टब की ज्यादा होगी? दोनों की सेम होगी. तो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका जवाब होगा ये, ठीक है. आगे देखें. मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन कैपिलरी इज, ये सवाल आया हुआ है. कैपिलरी में जो मरकरी है वो कौन सा मेनिस्कस बनाती है? मैंने आपको बताया था कि मरकरी बनाती है कौन सा मेनिस्कस? ये वाला अपवर्ड कर्व, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मेनिस्कस. तो इसका जवाब होगा ये. अगला सवाल देखें. 5-7 एमसीक्यूज और लिखो बस. अगला सवाल देखें. The pressure just below the meniscus of water. meniscus वाटर का कौन सा होता है? डाउनवर्ड, यूं. इधर ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है. तो below the meniscus of water क्या होगा? Is less than just above it, is greater than just above it, is same as just above it, is always equal to atmospheric pressure. तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है. ये मुझे सोच के बताइएगा. अभी कुछ 2-3 एमसीक्यूज हम और लिखते हैं, आप इसको नोट करने जब तक. ये कुछ और एमसीक्यूज हो गए. पहले एक एमसीक्यूज हमने यहां एक लिखा था, वहां ईटर लिखा था, ठीक है. तो वो ईटर कुछ और है, वो वाटर था.
अब जाके मैं वो वीडियो एडिट करूं वो लंबा होगा मेरे लिए, इस वजह से मैं आपको वर्बली बता रहा हूं कि यहाँ जो एमसीक्यूज था ईटर सरफेस वहां वाटर सरफेस है, ठीक है, समझ गए। अब इस सवाल पे आते हैं। एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट्स सरफेस टेंशन इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे सरफेस टेंशन क्या होगी? सरफेस टेंशन लिक्विड की होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगी सरफेस टेंशन? यस, 0। अगला सवाल देखें। By which phenomena does the water rise from roots to the leaves of the plants? कौन सा फिनोमेना है जिसमें वाटर लीव्स से, रूट्स से लीव्स की तरफ पहुंचता है? तो दैट इज सरफेस टेंशन। ये बड़े सिंपल से और डेली लाइफ वाले सब। इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास वी गेट अ कॉनकेव मेनिस्कस because adhesive force between water and glass are dash than cohesive forces। ठीक है, तो कॉनकेव मेनिस्कस में मैंने क्या बताया था कि फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी। हो गया, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। आगे देखें। On increasing the temperature the surface tension of liquid, इसमें मैंने काफी सवाल ओ लेवल ए लेवल से भी लिए, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, ये सिंपल सवाल है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन हो जाता है डिक्रीज, तो इसका जवाब क्या होगा? ये डी। अगला सवाल देखो। हाँ जी, द एपरेटस यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन किससे मेजर की जाती है? हाँ जी, स्लैग्मोमीटर, तो ये जवाब है इसका। आगे देखो। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन द सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में सरफेस टेंशन का कौन सा यूनिट है? तो क्या था सरफेस टेंशन का फार्मूला? इफ यू रिमेंबर, फोर्स पर लेंथ, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या है सीजीएस में? डाइन। लेंथ का सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? डाइन पर सेंटीमीटर। अब बच्चे ये भी टिक कर सकते हैं, ये भी टिक कर सकते हैं। हालांकि ये यूनिट है, लेकिन सवाल क्या है कि सीजीएस सिस्टम में कौन सा यूनिट है? तो एमसीक्यूज का ये उसूल है कि आप उसको ध्यान से पढ़ो, गौर से पढ़ो। अगला सवाल देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन? ये भी एमडी गेट का सवाल है कि सरफेस टेंशन की कौन सी एप्लीकेशन है? यूज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स एज ए क्लींजिंग एजेंट्स, वहां सरफेस टेंशन यूज होती है। हाँ, सरफेस टेंशन, ये सोप क्या करते हैं? पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। सर्फेक्टेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन प्रिपरेशन लाइक टूथपेस्ट, हाँ ये भी सही है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी। आगे देखो। हाउ डू इंसेक्ट सच एज पॉन्ड स्कैटर्स स्टे अफ्लोट ऑन वाटर, वाटर पे वो कैसे तैरते हैं? ये मैंने बताया था इफ यू रिमेंबर कि जब मैं लेक्चर दे रहा था। तो इसका क्या जवाब होगा? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, इसका जवाब सरफेस टेंशन है, ठीक है, समझ गए। आगे देखें। इफ कॉमन साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन द सरफेस टेंशन ऑफ साल्ट वाटर इज, अगर कॉमन साल्ट डिसॉल्व करोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स होंगे तो वो सरफेस पे आ जाएंगे और सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। अगला सवाल देखें, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर, इसी पे अगर लाइट टकराएगी तो यहां से फिर इंटरफेरेंस फिजिक्स वाला फिनोमेना चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? It will float at the distorted drop on the surface of water, ये surface of water पे एक distorted drop की तरह होगा, या it will spread as a thin layer, या it will remain on it as a sphere, या it will partly be a spherical और partly thin film हो जाएगा। तो यहाँ एक फिजिक्स आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, सो बबल या ऑयल वगैरह पानी पे आ जाते हैं तो वो एक लेयर बना देते हैं। तो क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब होगा ये,
ठीक है, समझ गए। तो आज हमने सरफेस टेंशन डिस्कस किया और मेरे ख्याल में उसके हमने 30 के करीब MCQs डिस्कस किए, ठीक है, या 30 से 1-2 कम होंगे। तो वी हैव डिस्कस सो मेनी MCQs, हमने उसको अप्लाई किया, देखा, पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।